हेलो। सब लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ भैया आ रही है। चलो। तो फिर सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरर्स किया था, तो उसमें किसी को भी कोई भी डाउट है? एरर्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था सैटरडे को, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है। भैया एक मिनट। हाँ हाँ। भैया वो मुझे एक डाउट है। ये हम्म। एस्टिमेशन ऑफ एरर था ना, एस्टिमेशन, हाँ हाँ। उसमें मुझे डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? एक मिनट मैं वो खोल लेता मुझे हूँ। मुझे हाँ, ना मीन एब्सोल्यूट एरर और ये क्या बोलते नॉर्मल एब्सोल्यूट एरर नहीं समझा। मतलब कैसे निकालते हैं कि क्यों निकालते हैं ये नहीं समझा। ये दोनों चीज ही नहीं समझा, अच्छा कैसे और ठीक है क्यों। ठीक है, मैं एस्टिमेशन वापस कर लेता हूँ। चलो। सो बेसिकली क्या होता है कि चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? यस भैया। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि एक पेंडुलम है, मैं उसका टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके वापस कितनी देर में आएगा, ठीक है। सो ये होता है टाइम पीरियड। सो मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक अप्रोच कि मैं एक स्टॉप वॉच लूँ, ठीक है, एक स्टॉप वॉच मैंने ले ली एंड मैंने उसको चालू कर दिया एंड मैंने देखा कि ये एक बार इधर जाके इधर आ गया वापस, और मैंने नोट कर लिया टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने टाइम नोट कर लिया। ये एक मेथड है कि मैंने एक बार किया एंड आ गया टाइम 2 सेकेंड्स। सो अभी मुझे इसमें एरर नहीं आया, अभी मतलब अभी के लिए कुछ एरर है नहीं इसमें, ये एक ही मेजरमेंट है। अभी मैं क्या करूँगा कि क्योंकि है ना ये हम लोग मान के चलते हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना उसमें एरर्स आते ही है। कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होता कि मतलब एरर लेस हो जाए, ठीक है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा एरर्स होते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा एरर्स होते हैं कि कि बहुत गर्मी है तो फिर ये रोप का लेंथ बढ़ गया, या फिर ये बॉब का मास चेंज हो गया। बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं, हवा चल रही है तो वो टाइम पीरियड को अफेक्ट कर देगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है टाइम पीरियड को। हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो मान लो ये 2 सेकेंड्स है, फिर किसी में आ गया 2.01 सेकेंड्स, फिर किसी में आ गया 2.10 सेकेंड्स, किसी में आ गया 1.98 सेकेंड्स, है ना। ये हम लोग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो ये बेसिकली क्यों लेते हैं हम लोग कि हम लोग ऐसे करते हैं कि इसमें भी कुछ एरर होगा, इसमें भी कुछ एरर होगा, इसमें भी कुछ एरर होगा, इसमें भी कुछ एरर होगा। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे ना, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब मान लो कि ये एक आइडियल केस है कि मैं मान रहा हूँ कि हर एक मेजरमेंट में इक्वल एरर है, ठीक है। हर एक मेजरमेंट में इक्वल एरर है। तो फिर जब मैं मल्टीपल मेजरमेंट्स करूंगा, मान लो कि जो रियल वैल्यू है वो आना चाहिए आर, ये रियल वैल्यू है, एरर लेस वैल्यू, ठीक है। ये जो सही वैल्यू है, जो मैं मान लूँ कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी एरर नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, आइडियल केस कि कोई भी एरर कहीं भी नहीं है, मैंने सब परफेक्टली मेजर किया है, तभी मुझे जो वैल्यू आएगी वो मैंने आर लिख दिया, ठीक है। लेकिन अभी एरर आ रहा है सभी में, और ये एरर रैंडम्स है। तो फिर मैं क्या ये कर रहा हूँ कि हाँ, क्या हुआ? सॉरी भैया, वो गलती से हो गया। ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ कि क्योंकि एरर तो रैंडम है,
एरर तो कहीं भी जैसे हम लोग जो एरर इधर बात करते हैं तो वो रैंडम एरर्स की बात करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने किया था कि सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं और ये रैंडम एरर्स होते हैं। तो हम लोग जब भी एरर्स काउंट करते हैं तो फिर वो रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। सो एरर रैंडम है तो मैं उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ कि वो हर बार इक्वल एरर दिखा रहा है। मतलब मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि ये सब एक्सपेरिमेंट्स है और इन सभी के अलग अलग एरर्स है, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे यही सेम एरर हर मेजरमेंट में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये सेम एरर हर मेजरमेंट में आ रहा है तो फिर इसका मीन सेम ही हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब एक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है, ये ऐसे होता नहीं है, सब में अलग अलग एरर्स होते हैं। लेकिन अगर सब में मैं सेम एरर मान लूँ सो क्या हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर है, जो रियल वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी कि जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंट वैल्यू को मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो A1 प्लस A2 प्लस AN है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और मैंने n एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो फिर मैं, और हर बार मैंने सेम वैल्यू मान लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया, ठीक है मैंने, कि मुझे A ही आ रहा है एंड मुझे हर बार एरर आ रहा है डेल्टा A, है ना। तो फिर मैं जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, ठीक है, और मुझे हर बार वैल्यू A आ रही है और मैंने डेल्टा A को मेरा एब्सोल्यूट एरर मान लिया, तो फिर मुझे फाइनल एक्सपेरिमेंट में क्या आंसर आएगा, वो आएगा मुझे, मैं जब मीन लूंगा तभी क्या आएगा, n टाइम्स A प्लस डेल्टा A, क्योंकि डेल्टा A ऐड नहीं हो रहे सभी के, इधर डेल्टा A एक एब्सोल्यूट एरर है जो मुझे, मतलब जो मुझे हर एक एक्सपेरिमेंट में मैं मान रहा हूँ। सो बेसिकली मैं इसके लीस्ट काउंट को मान सकता हूँ, या फिर ऐसे अलग अलग वेज होते हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि रैंडम एरर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं, मतलब निकालते कैसे रैंडम एरर्स को। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सो बेसिकली मैं n टाइम्स A प्लस डेल्टा ए मान लूंगा, अगर मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। अगर मैं इसको फिर रिड्यूस कर दूं तो फिर E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा A प्लस डेल्टा A बाय n। सो बेसिकली अगर मैं एक ही एक्सपेरिमेंट करूं तो फिर E का वैल्यू आ जाएगा A प्लस डेल्टा A। लेकिन क्योंकि मैंने n एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसीलिए हर एक एक्सपेरिमेंट में, मतलब n एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसीलिए ये एरर 1/n हो गया। तो इसीलिए जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वो लोग करें उतना बेटर है उनके लिए, ताकि जो एरर हम लोगों को आया है फाइनल एस्टिमेशन में वो मिनिमम हो जाए। मतलब जितना n बढ़ेगा उतना एरर तो घटेगा ना। सो इसीलिए ये लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स करने का ट्राई करते हैं, मतलब सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने का ट्राई करते हैं, ताकि इन लोगों का एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सो बेसिकली थोड़ा टॉपिक से हट गया, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है कि ये क्या चीज़ है। सो बेसिकली मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, मैंने मल्टीपल टाइम्स ये एरर्स एस्टिमेट किए, एंड मतलब मैंने मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लिए, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, वैल्यूज है। तो मैंने मल्टीपल वैल्यूज ली, मैंने उनको जोड़ा एंड इनका एवरेज निकाल दिया, एंड जो वो आंसर आया है वो हम लोग मानेंगे कि वो रियल वैल्यू के बहुत क्लोज है, मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में मुझे कोई एक्चुअल रियल वैल्यू ही मिल जाए, मतलब मानो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि ये 2 है, ये 1.9 है और ये 2.1 है, तो फिर मैंने तीन तीन वैल्यूज निकाले, तो फिर इसका ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, जो ए मीन है उसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कि ये क्लोजेस्ट टू द रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू मतलब आइडियल वैल्यू जो आना चाहिए था, तो ये इससे क्लोजेस्ट है। लेकिन ये तो मुझे पहले एक्सपेरिमेंट में ही मिल गया था, तो फिर मैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट क्यों करूँ। हम लोग इसलिए करते हैं कि कभी कभी मतलब जो एरर्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब ऐसे होता है कि मान लो हवा चल रही है और लेंथ ऑफ रोप बढ़ गया, तो टाइम पीरियड कभी कभी सही आ जाता है। लेकिन ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग अजम्पशन पे नहीं चल सकते कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट में सही आ जाएगा। मा, मान लो एक एक्सपेरिमेंट में 2.1 आया, किसी में 2.5 आ गया। सो
ये सब अलग अलग वैल्यूज आ गई ना तुम लोगों के पास। सो इसीलिए हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि मैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करूं एंड उनका मीन निकालूं, एंड जो वो आंसर आएगा मैं वो मान लूंगा कि ये सबसे सही आंसर है। इन सभी में सबसे सही आंसर ये है। मतलब ये टू ना भी हो इसमें, मतलब इधर टू ना भी हो, इधर हो सकता है कि 1.5 हो जाए, जो भी हो। सो इन सबका मीन करके मुझे 2 आ गया। सो मैं मान लूंगा कि 2 क्लोजेस्ट टू द रियल वैल्यू है। सो मैं 2 को रियल वैल्यू मान लूंगा मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सो बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि ये जो है, ये हम लोग इसलिए करते हैं, अरिथमेटिक मीन हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोगों को ए मीन मिल जाए जो क्लोजेस्ट होगा। मतलब हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, जो ए मीन वाली वैल्यू है, वो हमारी रियल वैल्यू है। वो एक्चुअली रियल वैल्यू के क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, लेकिन फिर हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट करके रियल वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है। एंड फिर ये एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मुझे इतना एरर मिला, ए मीन माइनस ए वन, सेकेंड में इतना मिला, है ना, और एन में मुझे इतना मिला। तो फिर मैं सारे एरर्स को जोड़ के डिवाइड बाय एन कर दूंगा, तो ये मेरा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो ये मुझे बोलेगा कि मेरे डिवाइस में या फिर मेरे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में जो भी मेथड है, जो भी रैंडम एरर है, उसका एब्सोल्यूट मीन कितना है। ठीक है। एंड इसका पॉइंट क्या ये निकालने का, ये इसलिए है कि हम लोग एग्जैक्टली ए मीन को तो रियल वैल्यू नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि ए मीन रियल वैल्यू के क्लोजेस्ट है। सो हम लोग बोलेंगे कि रियल वैल्यू इज बिटवीन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, इन दोनों के बीच में। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे रियल वैल्यू इन दोनों के बीच में है। मतलब तो बेसिकली जब भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं कि मास का वैल्यू लिख दिया मैंने 2 प्लस माइनस 0.2 kg, ये मैंने मास का वैल्यू लिख दिया। सो इसका ये मतलब है कि मास का एक्चुअल वैल्यू जो मैं आइडियल कंडीशंस में अगर मेजर करूं, कंसिडरिंग कि मेरा वेइंग मशीन भी प्रॉपर है, मैंने कोई पर्सनल एरर्स नहीं किए, कोई एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज नहीं है, एकदम आइडियल कंडीशन में मैं मान लूँ, तो फिर उसका जो वैल्यू आएगा, जो आर होगा उसका रियल वैल्यू, वो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रहेगा। मतलब 1.9 1.8 और 2.2 उन दोनों के बीच में आएगा। सो ये रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब होता है। तो फिर ये क्या है, ये मेरा है ए मीन, ये मेरा ए मीन है, और ये मेरा डेल्टा ए मीन है। ठीक है। सो ये हम लोग इसीलिए निकालते हैं ताकि हम लोग मास को ऐसे रिप्रेजेंट कर सके। सो फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग ऑनेस्टी में बहुत बिलीव करते हैं कि मतलब सब जगह होता है वो तो, लेकिन फिजिक्स में ये क्यों करते हैं हम लोग, ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर जो भी कोई कैलकुलेशंस कर रहा है, उसको एक ऑनेस्ट अप्रॉक्सीमेट हम लोग दे सके। मतलब हम लोग उसको ये नहीं बोलेंगे कि मास का वैल्यू 2 है, हम लोग ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि मास का वैल्यू 2 है, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो जो कोई कैलकुलेशन कर रहा है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है कुछ डिराइव करने के लिए, तो वो उसके लिए सही चीज नहीं होगी। अगर मैं उसको बोल दूं कि ये 2 है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स में ये बहुत डेलिकेट मैटर होता है कि जो हाई लेवल के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनमें ये बहुत डेलिकेट मैटर होता है कि वैल्यू कितना है। सो अगर मैं एग्जैक्टली 2 लिख दूं, तो फिर वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट ऐसे सेटअप करेंगे कि वो 2 केजीज को हैंडल कर सके। लेकिन मान लो वो 2.2 हो गया, एपैरेटस ब्रेक हो गया। सो ये चीजें नहीं चाहिए हमको एक्सपेरिमेंट में। तो फिजिक्स में हम लोग एकदम ऑनेस्टी रखते हैं एंड उसको मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं कि 2.2 से तो ये छोटा ही है मास, एंड 1.98 से तो ये बड़ा ही है मास। सो वो हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर जो भी कैलकुलेशंस कर रहा है, वो ये सारे अप्रोक्सीमेशंस को कंसिडर करे एंड देन अपना एक्सपेरिमेंट फॉरवर्ड लेके जाए। सो ये इसीलिए होता है ताकि हम लोग एक ऑनेस्ट एस्टिमेट दे सके कि मास का रेंज क्या होगा। सो ये हम लोग इसीलिए करते हैं। सो इसीलिए हम लोग ए मीन, डेल्टा ए मीन और ए मीन निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं वो इधर लिखा है कि एन एक्सपेरिमेंट्स कर देंगे, उसका मीन ले लेंगे, तो एन ए मीन हो गया, एंड उसके डेल्टास का मीन ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज है, ये याद रखना है, ऐसे नेगेटिव वैल्यूज मत डाल देना इसमें।
ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट का हमेशा मतलब होता है कि वो पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज को लेके मीन लिया होता है, ठीक है। सो हाँ भैया। हाँ, सो ये इसका मतलब है ए मीन का एंड डेल्टा ए मीन का, और ये क्यों यूज होता है, ठीक है। एंड फिर बस ऐसे रिलेटिव क्वांटिटीज, मतलब क्या है कि कुछ दो दो क्वांटिटीज है, फिर उसमें रिलेशन और उसकी रिलेटिव, मतलब ये क्यों होता है रिलेटिव एरर्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए होता है कि अगर मैं एक वेइंग मशीन ले लूँ, वो कितना रिलेटिव एरर दे रहा है, वो रिलेटिव एरर दे रहा है 0.1 का, मतलब 0.1 में अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 10% हो जाएगा। एंड मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट लूँ, वो कितना रिलेटिव एरर दे रहा है, वो दे रहा है 0.5 का। हाँ, तो फिर मैं डेफिनेटली वो इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करूंगा ना जो 0.1 का एरर दे रहा है। तो मतलब अगर मैं, कोई पूछे कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट लूँ, और कोई बोल दे कि ये एक्स इंस्ट्रूमेंट है, ये कितना एरर दिखा रहा है, ये 10 kgs का एरर दिखा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बना। और ये वाई इंस्ट्रूमेंट है, ये 50 kgs का एरर दिखा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 10 kgs का एरर जब मैं क्या मेजर कर रहा हूँ, अगर मैं 10 kg मेजर कर रहा हूँ एंड ये 10 kg का एरर दिखा रहा है, मतलब ये तो 100% एरर दिखा रहा है, ये तो 20 kg दिखा देगा 10 kg को, तो फिर मैं तो एक्स हाँ को कभी यूज नहीं करूंगा। और मैं वाई पे अगर 5000 kg को यूज कर रहा हूँ, 5000 kg को मेजर कर रहा हूँ, एंड उसमें ये 50 kg दिखा रहा है, तो ठीक है ना। अभी 5000 का 50 तो 1% होता है सिर्फ, तो 1% एरर तो चलता ही है, तो 100% एरर हो गया। so, इसीलिए ये जो रिलेटिव क्वांटिटीज है, ये इसीलिए डिफाइंड होती है ताकि हम लोग एक एजुकेटेड गेस कर सके कि हम लोगों को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कम फॉल्टी है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फॉल्टी है। सो इसीलिए ये, और परसेंटेज भी एक मेजर है कि जनरली क्या 0.1 और 0.5 में लोगों को बात करने में अच्छा नहीं लगता। लोगों को 10% 50% सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि कितना परसेंट एरर दिखा रहा है, ये 1% दिखा रहा है, वो कितना परसेंट दिखा रहा है, वो 10% दिखा रहा है। सो ये बस डिफाइन कर दिया सिर्फ ये पर्पज से कि हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे कंपेयर करें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब है, ठीक है। सो ये होता है, और ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तुम लोग सॉल्व करोगे तो मतलब बहुत सिंपल है, ये कुछ है ही नहीं इसमें, ये बस यही चीजें यूज करनी है ये, ठीक है। भैया, मुझे इसमें भी ना थोड़ा डाउट है, जो सम सॉल्व हुआ है ना। हाँ, इसमें क्या डाउट है, मतलब इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है, इसमें इन्होंने खुद से हाँ पांच पांच ये दे दिए, है ना, 5 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे दी, मतलब ये क्या हाँ है, ये A1 A2 A3 A4 A5 दे दिया हम लोगों ने, और बोला है कि तो हम लोगों को क्या करना है कि ये देखो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, देखा, ये एग्जैक्ट रेडियस नहीं है, रियल वैल्यू ऑफ रेडियस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है, यही मैंने बोला था उधर। सो ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है कि ये रियल वैल्यू के सबसे क्लोजेस्ट यही होगा। हाँ। हाँ, तो भैया उसमें मुझे ना मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, जो हम्म। उसके आंसर में 1/5, हम्म। वो कहाँ से आया, वो मुझे समझा नहीं। ये मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है कि पहले हमको ये कैलकुलेट करना है ए मीन, ठीक है, और फिर ये A1 लेना है और ये ए मीन लेना है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब A1 माइनस ए मीन, ये इधर A1 माइनस ए मीन लिखा है, इसका मॉड्यूलस, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर है, अभी एब्सोल्यूट होता है ना, अभी हाँ मॉड्यूलस टर्म्स ऐड होती है। तो ये मैंने A1 ले लिया और ये ए मीन ले लिया, ये देखो इधर लिखा है ना कि ये डेल्टा A1 क्या है, ए मीन माइनस A1, ठीक है। सो मैंने ए मीन लिया, मैंने A1 लिया और ए मीन माइनस A1 किया इधर, इधर मैंने सेम अच्छा इन लोगों ने ए मीन माइनस A1 नहीं किया, इन लोगों हाँ, ने ये A1 लोगों माइनस ने ए मीन उल्टा किया है। किया है। ये लोग ऐसे नहीं करते, जो फॉर्मूला होता है वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ठीक है मुझे वही कंफ्यूजन हो गया था नहीं नहीं, उसमें। बराबर है कंफ्यूजन, इन लोगों ने गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये मॉड है, तो इन लोगों ने सोचा होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रॉन्ग मेथड है, हमेशा जो फॉर्मूला होता है ना उसके बेसिस पे लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि ये लोग एब्सोल्यूट नहीं देते हैं, कभी कभी पूछ लेंगे कि फाइंड द मीन एरर, तो तभी क्या है कि ये नेगेटिव टर्म्स में फर्क पड़ जाएगा, ये जो नेगेटिव क्वांटिटी मॉड के अंदर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर फर्क पड़ जाएगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर, जैसे मैं दिखाता हूँ कि मान लो वही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 1.98 1
1.99 और 2, ठीक है। सो नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। 1.98 और 1.99 ले लेता हूँ सिर्फ। हाँ ठीक है, 1.98 और 1.99 ले लेता हूँ मैं सिर्फ। तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा ये थोड़ा बहुत डेसिमल में जा रहा है, वन एक्चुअली 1.8 और 1.9 लेते हैं, ठीक है। 1.8 और 1, सो बेसिकली क्या आएगा इसका, ये 1.85 आ जाएगा, है ना। सो हाँ इसका 1.85 आ जाएगा। जब ये लोग एब्सोल्यूट मांग रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, 1.85 माइनस 1.8, कम और ये इसका एब्सोल्यूट एरर है और इसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, 1 वन पॉइंट पॉइंट सॉरी 1.9, इधर नहीं लेने, 1.85 माइनस 1.9। ये इसका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं ये लोग, तो बेसिकली इसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, 0.05, और इसका भी सेम हो गया 0.05, है हाँ ना। एंड अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं कि मॉड्यूलस ऑफ 1.9 माइनस 1.85, मैंने ऐसे लिख दिया, तभी भी आंसर क्या आएगा, 0.05 ही आएगा आंसर। हाँ ये तो सेम आंसर आ गया। लेकिन अभी मान लो किसी ने पूछा है कि इसका एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछा है, इसका एरर पूछा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 1.85 माइनस 1.9 करूंगा, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 0.05। तो ये इसका एरर है। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा 0.05। हाँ सो ये गलत हो गया, इसका एरर 0.05 नहीं है, इसका एरर माइनस 0.05 है। सो कहने का मतलब ये है कि कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि मॉड के अंदर है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली फर्क पड़ता है। इसीलिए यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम से वो लोग ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से एब्सोल्यूट नहीं करके सिर्फ एरर पूछ लेंगे, तो फिर तभी ये ओके। हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो तुम्हारा डाउट सही है कि ये गलत लिखा, इन लोगों ने उल्टा लिखना चाहिए सभी में, लेकिन आंसर हाँ सेम आएगा, 1/5 यही करना और यही आएगा। एंड फिर रिलेटिव एरर निकाल दिया। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, दिस ये जो एरर है डिवाइडेड बाय ये मीन वैल्यू, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, एंड फिर उसका परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ हाँ, फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ये फर्स्ट केस कि a प्लस बी है। सो बेसिकली क्या है कि z को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, z का एरर, सो z प्लस माइनस डेल्टा z, है ना, ये z का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये zm भी लिख सकते हो, ये zm मतलब मीन ऑफ z, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, zm और z को जनरली सिनोनिमसली यूज करते हैं। तो ये जो मैं a मीन प्लस डेल्टा a मीन लिखता हूँ हर बार, तो उसको हम लोग a प्लस डेल्टा a भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज होती है, ठीक है, a प्लस डेल्टा। बेसिकली ये क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती ही है a मीन, मतलब ये सेम ही होती है, ये सिनोनिमसली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन लोगों ने, सो बेसिकली z एक फॉर्मूला है, ठीक है, z इक्वल टू a प्लस बी एक फॉर्मूला है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि मान लो फॉर्मूला m इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है, ये वो है z इक्वल हाँ टू a प्लस बी लिखा हुआ है, फॉर्मूला है ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एंड फिर मैंने लिख दिया m प्लस डेल्टा m, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसमें मैं एरर निकालने की ट्राई कर रहा हूँ m में, ठीक है, सो m प्लस माइनस डेल्टा है विच विल बी इक्वल टू m1, मतलब मैं दोनों अलग अलग मेजर किए, ठीक है, मैंने पहले m1 मेजर किया फिर मैंने m2 मेजर किया, तो m1 का वैल्यू क्या आएगा, m1 प्लस माइनस डेल्टा m1, एंड m2 का भी सिमिलरली आ जाएगा m2
M2 माइनस प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा M2। M2। एंड ये दो प्लस माइनस रिलेटेड नहीं है, मतलब M1 प्लस डेल्टा M1 अगर मैं करूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि M2 भी प्लस है डेल्टा M2 आएगा, ये माइनस भी हो सकता है, आर्बिटरी है, ठीक है। सो क्या आएगा कि सो M क्या है, M तो M1 प्लस M2 है, तो अगर मैं M को M1 प्लस M2 लिख दूँ ये तो कट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या आ हाँ जाएगा, डेल्टा M1 सॉरी डेल्टा M है वो प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस डेल्टा M इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा M1 प्लस माइनस डेल्टा M2। लेकिन इधर क्या है, इधर प्लस माइनस की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हम लोग कैलकुलेट ही कर रहे हैं ना, मतलब हाँ ये डेल्टा M तो हम लोग निकाल रहे हैं, तो इधर प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, इधर प्लस माइनस की जरूरत है ये साइड पे, ठीक है। सो बेसिकली ये प्लस माइनस डेल्टा Z लिखा है लेकिन ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ये डेल्टा Z भी ऐसे बोल सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि अभी क्या है, देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, तुम लोगों ने ऐसे जनरली नोटिस किया होगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि y इक्वल टू माइनस एम माइनस सी, तो मैं इसको क्या सिंपली रिप्रेजेंट करूंगा कि y इक्वल टू माइनस टाइम्स ब्रैकेट में m प्लस सी, है ना, ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, यस लेकिन मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं डेल्टा m को प्लस माइनस ब्रैकेट में लेके डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 ये मैं नहीं लिख सकता, ये गलत हो गलत है। जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ये आर्बिटरी है, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि M1 प्लस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि M2 भी प्लस है, ये तो डेल्टा M1 माइनस डेल्टा M2 भी हो सकता है, डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये प्लस माइनस बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि मैं कैसे डेल्टा M को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे कॉमन लेने वाला प्लस माइनस नहीं है, जो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं वो ये नहीं है, ये प्लस माइनस डेल्टा M1 प्लस माइनस डेल्टा M2, मतलब ये बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा M की वैल्यू, मतलब अभी जब भी मैं ये डेल्टा M1 डेल्टा M2 लिख रहा हूँ, सो बेसिकली इसका मतलब होता है ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, इसके अंदर साइन नहीं है, साइन बस प्लस माइनस जो ये बाहर है वो है। सो ये रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब होता है कि डेल्टा M की वैल्यू, मतलब जो M में एरर है वो कुछ भी हो सकता है, ये डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 हो सकता है, डेल्टा M1 माइनस डेल्टा M2 हो सकता है, माइनस डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 हो सकता है, या फिर माइनस डेल्टा M1 माइनस डेल्टा M2 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डेल्टा M, ये इन सभी में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस डेल्टा M1 प्लस माइनस डेल्टा M2, ठीक है। सो ये कुछ भी हो सकता है, ये बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड सो बेसिकली ऐसे आता है डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। एंड मान लो कि ये फॉर्मूला माइनस में है, तो तुम लोग थोड़ा बहुत इमेजिन भी कर सकते हो कि ये माइनस में है तो क्या फर्क पड़ा, मैंने पहले ए को कैलकुलेट किया फिर मैंने बी को कैलकुलेट किया, है ना, तो ए का क्या आ गया, ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एंड सो बेसिकली क्या है, फिर मैंने ये माइनस को लेके इधर ये कर दिया। सो ये तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है कि ए सपोज में चलो ऐसे ही है, माइनस टाइम्स प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। सो ये क्या होता है, मतलब जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस टाइम्स माइनस ऑफ बी, ये क्या आता है बी, है ना। अगर मैं लिखता हूँ माइनस टाइम्स प्लस बी, ये क्या आता है माइनस बी, है ना, इसको प्लस बी लिख लेता हूँ। तो जब मैं माइनस लगाता हूँ तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ये बार माइनस हो जाता है, लेकिन इधर तो प्लस माइनस दोनों ही है, तो इसको
ये प्लस माइनस को मतलब अगर तुम लोगों को ऐसे चेंज करके देखना ही है तो जब मैं माइनस करूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस और माइनस प्लस तो रिप्रेजेंटेशन ही है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू तो है ही नहीं। तो इसको मैं माइनस प्लस लिखूं चाहे प्लस माइनस लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये एक प्लस माइनस क्वांटिटी होती है ना, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए इसमें बाहर माइनस होता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो ये जो यहाँ पे इन लोगों ने किया है कि ये तो क्या है ए प्लस डेल्टा बी, तो फिर इधर क्या आ जाएगा, ये बी के साथ तो माइनस लग जाएगा है ना। तो ये तो ए माइनस बी हो गया, मैंने इसको अलग कर दिया, ये माइनस बी होगा और ये प्लस माइनस डेल्टा है तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो माइनस है ये प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं डालेगा, सेम ही रहेगा ये प्लस माइनस, क्योंकि ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। तो डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ये वापस यही आ गया जो ऊपर था। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें मुझे m इक्वल टू m1 माइनस m2 है फॉर्मूला। ठीक है। एंड इसमें मैं डेल्टा m एस्टिमेट कर रहा हूं, तो वो भी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा m1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा m2 ही होगा। मतलब बेसिकली क्या है इसका ये मतलब है कि जो एरर है, ये जो एरर है ये फर्क, इसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लो कि मैंने क्या किया कि कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और हम लोग ये वाला केस ले लेते हैं m प्लस m1 प्लस m2 ले लेते हैं। ठीक है। सो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है एंड मैंने इसका वैल्यू मेजर किया तो ये आ गया 2 और इसका आएगा, मतलब ये मीन वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, मीन वैल्यू है। इसका आ गया 2, इसका आ गया 3, डेल्टा m1 आ गया 0.2। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और ये आ गया 0.3। ठीक है। तो फिर ये पॉजिटिव आ गए दोनों। ठीक है। एंड देन मेरा डेल्टा एम कितना आ जाएगा कि टोटल एक्सपेरिमेंट का डेल्टा एम इस केस में 0.6 है, सॉरी 0.5 है ना, जब ये प्लस हो रहा है। एंड इधर ये जो केस है माइनस वाला केस, इसमें वापस यही, मतलब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट के दो फॉर्मूले में यूज नहीं कर रहा, मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये 2 है, ये 3 है, ये डेल्टा m1 आ गया 0.2 एंड ये डेल्टा m2 आ गया माइनस 0.3। सो अगर तुम लोगों को चाहिए कि ये माइनस है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ माइनस क्यों नहीं लिखा, तो ये इसलिए कि ये माइनस 0.3 भी हो सकता है, तो वापस इस केस में 0.5 ही आ गया। सो ये मतलब ये 0.5 आएगा जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, -0.2 -0.3 कुछ भी हो सकता है। ये चारों के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। सो यही मतलब है कि डेल्टा एम को फर्क नहीं पड़ रहा इधर प्लस है कि माइनस है। ठीक है। ये जो वैल्यू है डेल्टा एम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये प्लस है कि माइनस है, ये कुछ भी हो सकता है। डेल्टा एम का रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों केस में हमने देख लिया कि 0.5 तो आ ही सकता है, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए तो इधर यही दिखाया इन लोगों ने कि डेल्टा जेड, ये जेड ए माइनस बी हो चाहे ए प्लस बी हो, प्लस माइनस डेल्टा जेड तो ये ही आएगा दोनों केसेस में। ठीक है। ये देखो लिखा है 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड, प्लस डेल्टा है माइनस डेल्टा बी, ये। ठीक है। एंड फिर हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, वो है डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी। सो ये क्यों होता है कि ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने अभी बात की थी कि फिजिक्स में हम लोग ऑनेस्टी पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि उसको एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्चुअल वैल्यूज दे दें कि ये एरर जो है इतना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इतना मैक्सिमम एरर हो सकता है कैलकुलेशंस में, तो ये क्या करेगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको कैलिब्रेट करने में इजी होगा। मतलब वो क्या करेगा कि वो ये निकालेगा ये फॉर्मूला एंड देन वो क्या करेगा, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी के एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देगा। सो मान लो ये ऐड करके 0.5 आ रहा था हम लोगों के केस में, तो फिर ये क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को रखेगा, मतलब हम लोगों ने 2 और 3 वैल्यूज लिए थे ना मास के लिए, तो फिर ये ऐड करके आ गया 5 आ गया।
है ना, इस केस में इधर ये 2 और 3 लिया था हम लोगों ने, तो फिर आंसर क्या आ गया, ये 5 हो गया m1 प्लस m2, और ये दोनों 0.2 और 0.3 है। ये भले प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा मैक्सिमम अज्यूम करके चलते हैं, ताकि हम लोगों के एक्सपेरिमेंट में हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, ये मान लेगा कि ये 5.5 और 4.5 इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू, ठीक है। एंड मान लो कि इन दोनों के बीच में नहीं आई, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है या फिर मैंने कुछ सही नहीं किया। सो बेसिकली ये इसीलिए होता है ताकि वो इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रेंथ रख दे, मान लो 6, कि वो 6 केजीज को उठा सके, उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 5.5 एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो वो दे सकता है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर को अज्यूम करके चले। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने इतना केयरफुली एग्जामिन किया है मेरा सिचुएशन, इतना अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी इसमें इतना एरर होने की पॉसिबिलिटी है, इतना मैक्सिमम एरर हो सकता है, ठीक है। सो ये उसका सिग्निफिकेंस है, ये बहुत बार आएगा फ्यूचर में, तभी हम लोग ज़्यादा बात इस पर तभी कर लेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम एरर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को डाउट है अभी एरर इन सम एंड डिफरेंस में? नहीं भैया, हम लोग मतलब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, एक्चुअली प्रैक्टिस करके ज़्यादा समझ में आता है, बराबर। चलो, एरर इन प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन, देखो ये है ना, ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, एंड अभी के लिए ना तुम लोगों को डिफ्रेंसिएशन का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। जब भी तुम लोगों को डिफ्रेंसिएशन का ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा ना, तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब ये तो एक केक वॉक हो जाएगा तुम लोगों के लिए। लेकिन अभी है ना, तुम लोगों को इतना उस पर आइडिया नहीं है, इसलिए तुम लोगों को थोड़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है, और ये बहुत ईजी है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें सिलेबस में, ये बहुत ईजी है। तो इसमें तुम लोगों को थोड़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी कि ये ऐसे होता है, मतलब ये डिराइव नहीं कर पाओगे तुम लोग, जब डिफ्रेंसिएशन सीख लोगे उसके बाद इजीली डिराइव हो जाएगा, लेकिन अभी ये ऐसे होता है ये मानना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि मान लो प्रोडक्ट है, फॉर्मूला z इक्वल टू ए बी, ओके, एंड अभी मुझे z में एरर निकालना है। हम लोगों ने तो a प्लस बी का कर दिया, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया, लेकिन अभी ये तो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे एक अलग मेथड होता है एरर निकालने के लिए, एंड यहाँ पे जनरली हम लोग रिलेटिव एरर ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल एरर के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मल एरर कैलकुलेट करने की ट्राई करूँ तो वो क्या हो जाएगा, ए में एरर इंटू बी में एरर, क्योंकि यही फॉर्मूला है ना, एंड देन क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए बी, ठीक है, एंड डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय जेड, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी, क्योंकि z इक्वल टू ए बी है, तो फिर इसको z से डिवाइड करो और इसको ए बी से डिवाइड करो, एक ही बात हुई, है ना। सो इसको जब मैं z से डिवाइड करूंगा तो फिर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये डेल्टा z बाय z हो जाएगा, ठीक है, एंड इधर मैं ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिर ये 1 हो जाएगा, ये सारी क्वांटिटीज इधर है, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। सो हाँ ये, हाँ, सो ये इसका डेरिवेशन, ठीक है, एंड 1 से 1 तो कट हो जाएगा इधर उधर, एंड फिर क्या, ये डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी, ये ना बहुत कम होता है, मतलब ये जो एरर्स है जैसे हम लोग ऊपर देखेंगे ना, तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन है कि एरर्स जनरली ऐसे 10% जितने होते नहीं, बहुत कम होते हैं। जैसे इधर भी था, कितना एरर है इधर, 0.017, ठीक है। सो इतने छोटे एरर्स ही होते हैं, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है 0.017, और मान लो मैंने इसको एक और 0.017 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना छोटा हो जाएगा, है ना। तो सपोज जैसे ये केस है, मान लो कि एरर है 2, सॉरी 2 है वैल्यू और एरर है 0.02, ठीक है, ये इसका एरर है। तो अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं कि अगर मैं, मतलब ये एरर के केस में मत मान लो, ये बस मैथ्स देख लो, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 + 0.02 करूंगा तो क्या आएगा, 2.02 2.02। 0, ठीक है। तो मतलब ठीक है, ये मतलब इतना बड़ा वेरिएशन नहीं है 2 में, थोड़ा सा ही वेरिएशन है, लेकिन ठीक है, थोड़ा कैलकुलेबल वेरिएशन है, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं। लेकिन मान लो मैंने 0.02 को मल्टीप्लाई कर दिया एक और 0.02 से, तो अभी ये क्या हो जाएगा, 0.1234, मतलब 0.004, इतना छोटा हो गया, मतलब इसका मैग ये इतना छोटा हो गया। अभी मान लो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अगर, फिर ये क्या हो जाएगा, 2.0004, इतना छोटा वैल्यू है। ये कहने का मतलब है कि इधर तक ठीक था, मतलब इधर तक हम लोग थोड़ा बहुत ऐड करते थे, मतलब हम लोग जनरली तो इस केस में भी इग्नोर ही कर लेते हैं, हम लोग 2 + 0.02 भी नहीं लिखते, हम लोग इसको 2 ही लिख देते हैं, मतलब वैल्यू 2 ही लिख देते हैं, ये तो बस एरर मेजर करने के लिए 0.02 आता है। लेकिन जब ये 0.0004 है, तभी ये 2.0004 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको 2 ही लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है, हम लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मतलब ये देखो मैथ्स के लिए ये वैल्यू है, मतलब कोई मैथ्स के हिसाब से पूछेगा तो फिर दिस इज ग्रेटर देन 2, है ना। लेकिन जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करते हैं ना, मतलब जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो इतना डेप्थ में वैल्यू मेजर नहीं करता, मतलब वो मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स तक मेजर करता है, उससे आगे वो नहीं जाता। तो अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर करूंगा ना, तो फिर वो तो टू ही देगा आंसर, कोई इंस्ट्रूमेंट। सो जो फिजिक्स है, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 0. ये क्वांटिटी को ऐड करूं कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, हम लोग इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं जब भी इसके एडिशन में कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब भी, मतलब अगर तुम लोगों को अप्रोक्सीमेशन, सिर्फ अभी नहीं, थोड़े बाद में आएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन की, कि जो 1% होता है, मतलब 2 में अगर मैं 0.02 ऐड करूँ ना, तो फिजिक्स में हम लोग इसको 2.02 लिखे या फिर 2 लिखे, ऑलमोस्ट एक ही बात है, ये ऑलमोस्ट एक ही बात है फिजिक्स में। 1% में ऐसा होता है कि ये इसका 1% है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं वैल्यू को, मतलब मान लो कि किसी ने तुमको z इक्वल टू ए प्लस बी था, है ना, z इक्वल टू ए प्लस बी था, या फिर रुको वही एग्जांपल लेते हैं, m इक्वल टू m1 प्लस m2 था, एंड इसमें था कि ये 2 है और ये 3 है, और वो आ गया था 0.2 और 0.3 एरर, तो ये थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था मैंने, इसलिए इसको हम लोग 0.02 लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इतने कम ही होते हैं एरर, इधर 0.03, ठीक है। कोई पूछेगा कि m का वैल्यू क्या है, सीधा ऐसे m का वैल्यू पूछ दिया ना, तो हम लोग सीधा लिख देंगे 5, हम लोग कोई प्लस माइनस 0.02 0.03 कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 1% जितना फर्क है, मतलब ये बहुत छोटा फर्क है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई अलग से एरर पूछेगा तभी हम लोग बराबर से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर फिजिकल क्रूड कैलकुलेशंस हम लोग इसको 5 मान के चलते हैं, इसीलिए हम लोग इसका ऐसा अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये तो और भी छोटी वैल्यू है, तो इसको तो हम लोग देख के ही हमेशा अप्रोक्सीमेट कर देने का, ये वैल्यू को तो कभी कंसिडरेशन में लेने का ही नहीं। मतलब फिजिक्स में, ठीक है, मैथ्स का अलग चलता है, ये फिजिक्स है। बेसिकली डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी बाय बी, ये यही क्वांटिटी है कि ये भी 0.02, ये भी 0.02, 0.0004। ये लो चाहे नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जब हम लोग इस स्टेप से इस स्टेप में आते हैं तो निग्लेक्ट देयर प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, मतलब ये वेरी स्मॉल है, ये रीजन नहीं है, ये वेरी स्मॉल है, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। बेसिकली जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है z इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये z इक्वल टू ए बी फॉर्मूला है, एंड किसी ने पूछ लिया कि रिलेटिव एरर क्या है z में,
तो बस ये एक फॉर्मूला याद रख लो, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी, जो भी मल्टीप्लाई में हो रहा है उसका डेल्टा में डिवाइड, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव जेड, एंड दिस फॉर्मूला ऑल्सो अप्लाइज टू डिविजन ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब ये है नहीं क्या, चलो ठीक है, कि thus when two quantities are multiplied or divided the maximum relative error is the sum of the relative errors in the quantity। मतलब ये तुम लोग सेम डेरिवेशन डिवीजन के लिए भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को ना इतना अप्रॉक्सीमेशंस पता नहीं है, तो एक तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि ये मान लो कि यही होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक थोड़ा इजी मेथड में डिराइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि z इक्वल टू ए बाई बी लिखा है, ठीक है, तभी भी आंसर तो यही आएगा, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा बी बाई बी। और ये है ना, ये ध्यान रखना कि ये क्या है, ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, ठीक है। इधर हमने कोई प्लस माइनस लगाया नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, हम लोग हमेशा मैक्सिमम की बातें करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं लिख देता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा, सेम डेरिवेशन है, ठीक है। तो a प्लस माइनस डेल्टा है डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b, सेम चीज़ें करनी है हमको, डिवाइड बाय z, और इधर डिवाइड बाय z का क्या मतलब हो जाएगा, b बाई ए, है ना, क्योंकि ये 1 बाई जेड है और z को मैंने a बाई बी लिख दिया, तो फिर ये b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z और इक्वल टू में क्या आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ऊपर से a को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a बाई बी आ जाएगा और ये b बाई है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा भैया ए। आपने इसको कैसे लिया? क्या कैसे लिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस वाला ना जो पूरा। हाँ ठीक है, एक मिनट। सो बेसिकली जब मैं ये नहीं करता हूँ तो फिर क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इधर तक सही है, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड को डिवाइड बाय z कर दिया, ठीक है, ये तो मैं कर सकता ओके। हूँ। एंड अभी मैंने z को क्या लिख दिया, मैंने a बाई बी लिख दिया z को, तो मैंने z को a बाई बी लिख दिया। सो बेसिकली क्या है कि डिवाइड में और डिवाइड आ गया, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, है ना। सो फिर सो देन ये हो जाएगा b बाई, समझा। हाँ फिर मैंने क्या किया कि इधर से a को कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, एंड इधर से b को कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी टू बी, और ये क्या है, ये मल्टीप्लाइड बाई b बाई ए है ना, ये b से b कट और ये a से a कट, ठीक है। एंड देन ये एक फार्मूला होता है, ये तुम लोगों को आगे मैथ्स में सिखाएंगे वो लोग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, तो फिर याद ही रख लो, ये जो 1 प्लस एक्स होता है ना, या फिर छोड़ो 1 प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, ऐसे फॉर्मेट का जब फॉर्मूला होता है ना, एंड जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 माइनस एन, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये चाहिए तो कहीं पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डेरिवेशंस में काम आता है, डिराइव कैसे करते हैं उसमें। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। एंड ये प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन को भी तो लिख लेंगे 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, मतलब लिख लेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम लोग,
और ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। सो ऐसा ही अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये नीचे वाले पे, ठीक है। सो इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये याद रख लो। इसको मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू, ऊपर तो यही था 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, है ना। एंड जो नीचे वाला है मैं उसको ऊपर ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1, ठीक है। ये नीचे था तो मैंने ऊपर लाके पावर -1 लिख दिया। किसी को भी डाउट है ये रिप्रेजेंटेशन में, ये मैंने कैसे लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई को -1, डाउट है किसी को नहीं भी? भैया। ठीक है। सो बेसिकली ये डेल्टा बी बाई बी हमने अभी डिस्कस किया था कि ये बहुत छोटा क्वांटिटी होता है 1 के कंपैरिजन में। सो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, है ना। एंड ये क्या इधर प्लस माइनस है, सो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस, और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब ये प्लस माइनस है, इसलिए ये जो हम लोग माइनस एन एक्स लिखते थे या फिर प्लस एन एक्स लिखते थे, ये चेंज होके वो नहीं होगा क्योंकि ये प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता है ना। और ये एन क्या है, इधर इधर एन तो 1 ही है, तो डेल्टा बी बाई बी के साथ क्या 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। सो एंड अभी ये क्या फॉर्मेट है, हमने अभी तो देखा था कि ये यही तो फॉर्मेट है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, यही लिखा हुआ है इधर, बस इसको जीरो मान किया। मतलब एक्चुअली ये नहीं लिखा हुआ है, इन लोगों ने लिखा नहीं है। सो बेसिकली जब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको खोलोगे ब्रैकेट को, तो ये 1 आएगा, डेल्टा ए बाई ए आएगा, डेल्टा बी बाई बी आएगा, एंड फिर ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। सो यही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस डेरिवेशन किया है। सो बेसिकली ये यही आ जाएगा, एंड इसीलिए डेल्टा जेड बाई जेड भी यही आ जाएगा। सो ये मैंने बस इसलिए किया ताकि तुम लोगों को थोड़ा पता चलेगा कैसे हो रहा है ये, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा करना नहीं है, इसमें बस याद रखना है कि z इक्वल टू ए बी हो चाहे z इक्वल टू ए बाई बी हो, कोई भी केस में डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, ठीक है, ये देखो लिखा भी हुआ है मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नो भैया। ओके। सो बेसिकली ये हो गया। एंड देन आता है एरर ड्यू टू पावर इंडेक्स, ये बहुत सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन के ही। ये मल्टीप्लाई में ए बी को ए लिख दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये बहुत सेम है। ए क्यूब को ए लिख दिया, तो बेसिकली जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी, ऐसे लिखना है। तो 3 बार ए है, इसे 3 बार डेल्टा ए बाई डेल्टा ए बाई डेल्टा ए बाई लिख दो, ठीक है। ये तो सेम ही है, इसीलिए इसको मतलब ये ए की पावर एन हो गया अगर मान लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है इसलिए 3 टाइम्स आ गया। अगर ये n टाइम्स है तो फिर ये n टाइम्स आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। एंड फिर ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये तुम लोग सीधा याद रख सकते हो, बहुत इजी फॉर्मूला है कि अगर ये फॉर्मूला दिया है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड p टाइम्स, मतलब ये जो a का पावर है, जो भी पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर, ठीक है। डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई सी बाई सी, और ए का पावर ए के साथ, बी का पावर बी के साथ, सी का पावर सी के साथ, ओके। हाँ ठीक है। समझ गए, ठीक है। सो ये बस एक काम करो, ये बस जनरल फॉर्मूला याद रख लो बाकी सारे ऊपर के फॉर्मूले तो इसमें से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मान लो कि z इक्वल टू ए बी पूछ ले, कोई पूछ लिया किसी ने, तो क्या कर दोगे तुम लोग, सीधा p को 1, q को 1 और r को 0, p को 1, q को 1, r को 0, डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी, यही आ गया। सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला याद रख लेने का, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मान लो a क्यूब पूछ लिया किसी ने, तो फिर क्या हो जाएगा कि
P को 3, B को 0, R को 0, तो 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A, यही आ गया, है ना। बस ये जनरल फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। ये जब तुम लोग डिफरेंशिएशन करोगे ना तो फिर ये बहुत इजीली डिराइव हो जाएगा, तुम लोगों को याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये इजी है, तो याद रख लो। एंड फिर ये एक एग्जांपल है, ओके ये ट्राई कर लेना दोनों एग्जांपल्स इसमें काफ़ी इजी है, सॉल्व एग्जांपल्स। एंड अगर नहीं हो तो देख लेना एक बार सॉल्यूशन, देख के तो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ ही जाएगा। सो ये एग्जांपल्स कर लेना, क्योंकि ये अच्छा होता है, एग्जांपल जितना अच्छा ज़्यादा करें ना उतना, ठीक है। एंड ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये एक ही पेज का है, कर लेते हैं अभी, बहुत ईजी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो तुम लोगों को शायद पहले से पता होंगे, मतलब सब नहीं पता होंगे, कुछ नई चीज़ें आएंगी इसमें ना। इसमें जो बेसिक चीज़ है वो क्या होती है कि देखो, इसमें लीस्ट काउंट आएगा, तुम लोग याद रखना कि लीस्ट काउंट हमने पहले किया था, मतलब इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। याद है मैंने दिखाया था कि ये स्केल है, सो स्केल में 1 मिलीमीटर हम लोग स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, और तो इसीलिए 1 मिलीमीटर हो गया उसका लीस्ट काउंट, है ना। हमने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की भी बात की थी, तभी भी लीस्ट काउंट आया था कि जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा, मतलब जिसका लीस्ट काउंट कम, मतलब जितना छोटा क्वांटिटी कोई मेजर कर सकता है उसका वो ज़्यादा, उतना वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। सो ये होता है लीस्ट काउंट। एंड सो बेसिकली ये होता है कि ये ना रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, कि हम लोग एक्चुअली क्या है कि दुनिया भर में साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन एक चीज़ है जो लोग यूज करते हैं एक क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब मान लो कि तुम लोगों को आ गया, कोई वैल्यू आ गई तुम लोगों को 154, ठीक है, 154 मीटर्स मान लो, तो उसको अलग अलग वेज है रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इधर ही दिया है, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मेजरमेंट इज डन 3 टाइम्स एंड द रीडिंग्स आर ये थी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल लेंथ क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन जो हमने ऊपर किया था, तो जब मीन लोगे तो ये आएगा 15.43। एंड इसमें we are certain about digits 1 and 5 but not certain about the last 2 digits because of the least count limitation, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये 15.4, मतलब देखो, अच्छा हाँ, फिजिक्स में एक और नई चीज़ है जो तुम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, कि जैसे मैथ्स में है ना 2.1 और 2.10000 ये दोनों मैथ्स में सेम होते हैं लेकिन फिजिक्स में अलग होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये समझ लेना कि मतलब 2.1 जीरो के भी वैल्यूज है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्यों डिफरेंट है। ये मैथ्स में सेम होता है लेकिन फिजिक्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एक चीज रिप्रेजेंट करता है कि जब मैंने लिखा 2.1 तो हम लोग क्या है कि सिर्फ मैथ्स नहीं करते, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका आंसर आता है 2.1, मतलब ये हमेशा एक यूनिट के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो मान लो कि है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। सो इसका क्या मतलब होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड उसमें हम लोग कुछ कैलकुलेट किया, कोई लेंथ, उसका वैल्यू आ गया 2.1 सेंटीमीटर। सो बेसिकली ये बोलता है कि मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, है ना। सो मैंने एक स्केल यूज किया मान लो, तो फिर मैं एक स्केल यूज करके 2.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूँ, है ना। सो बेसिकली मैंने 2.1 सेंटीमीटर मेजर किया यूजिंग माय स्केल, इसलिए मैंने इसको 2.1 लिखा है। लेकिन जो ये है, ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेजर किया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, एंड वो पांचों डेसिमल प्लेसेस जीरो आई, मतलब वो एग्जैक्टली 2.1 पे आ गया, एंड आगे की पांचों डेसिमल प्लेसेस जीरो आई, मतलब मिलीमीटर के बाद क्या आता है, मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सो बेसिकली इसने माइक्रोमीटर तक मेजर कर लिया, है ना। ये इसने माइक्रोमीटर तक मेजर करके देखा कि माइक्रोमीटर तक अगर मैं मेजर करूं तो फिर ये 2.1 आंसर दे रहा है, 2.10000,
सो बेसिकली जो ऊपर वाला बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैंने एक स्केल यूज करके मेजर किया है, नीचे वाला बोल रहा है मैंने माइक्रोमीटर यूज करके मेजर किया। सो ये उसका डिफरेंस है कि क्या है कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये एक्चुअली 2.1 हो गया 2.1543, ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने एक स्केल यूज किया है इसलिए मैं ये 543 को कभी मेजर नहीं कर पाऊंगा। एक स्केल यूज करके मैं 543 को मेजर नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 2.1 ही मेजर कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है 2.1। लेकिन एक माइक्रोमीटर को यूज करके मैं 543 मेजर कर सकता हूँ, तो फिर अगर मैं माइक्रोमीटर यूज करूंगा तो फिर मेरा आंसर ये आएगा। सो बेसिकली अगर मैंने स्केल यूज किया है तो मुझे आंसर यही लिखना है, एंड अगर मैंने माइक्रोमीटर यूज किया है तो फिर मुझे आंसर ये लिखना है। ठीक है, ये आंसर लिखना है जो भी आता है। सो इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर वाला बोल रहा है कि मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, जबकि नीचे वाला ये बोल रहा है कि मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसका लीस्ट काउंट 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, सो इसीलिए ये दोनों क्वांटिटीज अलग है फिजिक्स में। अगर मैंने स्केल लिया है तो फिर मैं 2.10000 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 2.1 लिखूंगा। जहां पे ये जो दूसरा क्वांटिटी होता है ये होता है मेरा लीस्ट काउंट, ये होता है मेरा लीस्ट काउंट। मतलब ये क्वांटिटी, ये 1 नहीं है मेरा लीस्ट काउंट, ये जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, ये मिलीमीटर का पोजीशन है। सो बेसिकली ये बोलेगा कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, एंड ये बोलेगा कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। मतलब ये माइक्रोमीटर पोजीशन है, ये माइक्रोमीटर पोजीशन, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइक्रोमीटर पोजीशन है और मेरा इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर को बराबर से मेजर कर सकता है। सो कभी भी 2.1 को 2.1000 मत लिख लेना, एंड इसको ये अज्यूम मत कर लेना, क्योंकि तो बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है, समझे ना क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ भैया। सो जब मैं लिख रहा हूं कि मेरा 15.4 है मेजरमेंट, मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, मतलब ये मेरा लीस्ट काउंट है। ठीक है, एंड बेसिकली क्या होता है कि जो लीस्ट काउंट होता है ना वो एक्यूरेट नहीं होता। मतलब जैसे मान लो कि अगर मैंने देखा है स्केल पे कि ये क्या दिखा रहा है, 15 सेंटीमीटर तो एक्यूरेटली दिखा रहा है और उससे थोड़ा सा आगे जा रहा है, 1 मिलीमीटर मार्क के थोड़ा सा पीछे है वो, है ना। अगर मैंने ये मेजर किया आया कि 1 मिलीमीटर के थोड़ा सा पीछे, तो फिर मैं लिख दूंगा 15.1 उसका ये वैल्यू। सो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये स्केल है, ठीक है, ये इसके मिलीमीटर है, आगे सेंटीमीटर। ठीक है, सो मान लो कि कोई स्केल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, स्केल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या देखूंगा कि, और मान लो कि ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 10 नहीं बनाया मैंने बीच में, अभी तुम लोग देख लो 10 मान लो। ठीक है, एंड ये जो है ये 1 मिलीमीटर का मार्क है 1 के बाद। ठीक है, तो मतलब ये 1.1 हो गया। ठीक है, और मैंने क्या देख लिया कि ये 1 के क्लोज है ना। सो मैं क्या लिख दूंगा, तो बेसिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कि मैं जिसके भी क्लोज है ना मैं वो आंसर लिख दूंगा। ठीक है, सो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा कि कितना है लेंथ, लेंथ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.1, मतलब ये होता है लीस्ट काउंट। मतलब सॉरी 1 नहीं लिखूंगा मैं, 1.0 लिखूंगा क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। तो ये क्या है कि ये 1.0 लिखा है मैंने। ठीक है, मैंने ये 1.1 नहीं लिखा क्योंकि ऐसे बीच में है, एंड ये मैं देख रहा हूँ कि 1 से ज़्यादा क्लोज में है, 1.1 से थोड़ा दूर है, तो फिर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 1, एंड फिर प्लस माइनस 0.1 दे दूंगा। ये जो होता है ना ये लीस्ट काउंट होता है, हमेशा प्लस माइनस में क्या आता है, लीस्ट काउंट आता है प्लस माइनस में। सो बेसिकली ये बोलेगा कि लेंथ 0.9 और 1.1 के बीच में है। ठीक है, सो ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली
मैंने एक्यूरेटली कौन सा डिजिट बोला? मैंने एक्यूरेटली सिर्फ 1 बोला है। 1 के अलावा जो ये 1.0 है, ये 0 सही थोड़ी है। ये जो मिलीमीटर में मैंने लिखा है वैल्यू, ये सही थोड़ी है। मतलब ये तो मैंने इधर देख के लिख दिया। सो बेसिकली जो लीस्ट काउंट होता है ना, वो सही वैल्यू नहीं होती है। मतलब जैसे तुम लोग ये पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा कि जो ये देखो, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, है ना, एक ऑफ स्केल। सो ये 15.4, 15.4 और 15.5 दिखा रहा है ना। सो मोस्ट प्रोबेबल तो ये हो गया। लेकिन आउट ऑफ दीज वी आर सर्टेन ओनली अबाउट डिजिट्स 1 एंड 5, बट नॉट सर्टेन अबाउट द लास्ट डिजिट्स बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट लिमिटेशन। इसका ये मतलब है कि लीस्ट काउंट जो भी होता है ना, वो सर्टेन नहीं होता। तो बेसिकली मैं इसमें बस बोल रहा हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर पक्का है, बाकी उसका जो लीस्ट काउंट है ना, वो मैं सर्टेन नहीं हूँ। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट है, वो कितना है, मतलब क्योंकि लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इसीलिए ये कितना है मैं सर्टेन नहीं हूँ। इसलिए जो दूसरा वैल्यू है सर्टेन नहीं है। तो इसीलिए जो इधर है, बस जो 15.4 थी लिख दिया मैंने। सो बेसिकली बस 15 कंफर्म है, क्योंकि ये देखो ये 4 चेंज हो रहा है, ये 5 भी चेंज हो रहा है। सो मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये 4 है कि नहीं। मान लो मैंने 100 और एक्सपेरिमेंट कर दिए और ये और अलग अलग वैल्यूज आ गई। सो एंड मान लो कि फाइनली आ गया 15.55, तो मैं ये 4 को और 5 को अभी भी सही सही मेथड से डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, और ये 3 तो बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैंने बस मैक्स लगा के ला लिया। सो बेसिकली इसीलिए, लेकिन ये 15 कांस्टेंट है सब जगह, है ना। ये इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15। तो इसीलिए 15 एक परफेक्ट नंबर है। लेकिन ये 4 एंड 3 हम लोग उसके बारे में लीस्ट काउंट लिमिटेशन की वजह से श्योर नहीं है। ठीक है, नॉट सर्टेन अबाउट दिस। ओके, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, हेलो, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। ठीक है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है इन द मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट द फर्स्ट वन अबाउट विच सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये तो बस वो है कि इस इतने को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 बोलेंगे। मतलब क्या आएगा, लार्जर दस इन दी अबव एग्जांपल वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1, 5 एंड 4। यहाँ पे भी 3 है, 4 नहीं है, इधर 3 है। क्यों? क्योंकि ये 2 हम लोग सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं, और 2 प्लस 1, मतलब इधर लिखा है ना +1 एडिशनल डिजिट। ये बस एक रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ये एक बस वो ओके। है कि रिप्रेजेंटेशन, हाँ, नॉर्म है, ये नॉर्म। हाँ, सो द लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मेजर greater is the accuracy of the measurement। ठीक है, ये एक्यूरेसी इन लोगों ने थोड़ा लूजली डिफाइन किया, इधर राजा प्रिसीजन आना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी बोला था ये कि ये लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन तुम लोग थोड़ा ज़्यादा पहले वाले पे अगर ध्यान से देखा होगा तो फिर यहाँ पे प्रिसीजन आएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगा। लेकिन ये लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेसी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एंड यही है कि इफ वन यूजेस एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्मॉलर लीस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंक्रीजेस। जैसे मैंने इधर किया था ना, माइक्रोमीटर यूज किया था मैंने, तो जैसे यहाँ पे मैंने माइक्रोमीटर यूज किया था, तो फिर यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, क्योंकि ये 5 हम लोग सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं, एंड ये जो 1 है वो एडिशनल 1 है जो इधर इन लोगों ने लिखा है। सो इसीलिए स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके एंड फिर भैया। ये रूल, ठीक है, ये रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रूल्स हेलो।
भैया आपकी वॉइस नहीं आ भैया। हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं। हेलो। हाँ भैया। मैं निकल गया था क्या पहले? हाँ भैया, आपने बोला कि रूल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद आपकी वॉइस ही नहीं आई, फिर लेफ्ट हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोगों को? हाँ। ठीक है। सो बेसिकली हमने इधर जो ऊपर वाले रूल्स किए थे, कहाँ गया, कन्वेंशंस। हाँ, मैंने बोला कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो नहीं कन्वेंशंस भैया, है ये वो मैं इम्पोर्टेंट है। हाँ, सो वैसे ही ये ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड अभी हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो किसी ने ये दे दिया और पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो 5। ठीक है, ये आंख बंद करके तुम लोगों का 5 बोल देना है। ऐसे मत सोचना कि ऊपर वाले के हिसाब से लीस्ट काउंट अगर 1 ही हुआ इसमें तो 4 हो जाएगा, 3 काउंट नहीं होगा, ऐसे नहीं। यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी नंबर दिया है, मतलब हम लोग मान लेंगे कि इसका लीस्ट काउंट 2 डेसिमल तक जाता है, एंड इसीलिए 5। ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया तो फिर ज़्यादा कुछ मत सोचना, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर इसमें जीरोज में प्रॉब्लम होता है, जीरोज में मेजॉरिटी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये दे दिया तो फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो बेसिकली 3 and 2 5, इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब मान लो कि ऐसे दे दिया, ये कोई है, तो फिर ये सारे ये है क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें बस ये 4 ही सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हाँ ठीक है। zeros on the right hand side of the last non-zero number are significant, but for this the number must be written with a decimal point. ठीक है, तो ये जो है ना इसमें 1.500 और ये both have 4 significant digits। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रारी अगर ये ऐसे 125 मीटर्स दिया, 12500 सेंटीमीटर दे दिया और ये दे दिया, लेकिन इन सभी में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इधर डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट अगर हो तो ही ट्रेलिंग जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये जीरोस को हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये 3 होगा। ठीक है, and to avoid ambiguities, the number of significant figures, it is necessary to report every measurement in scientific notation। ये scientific notation important है कि जब भी तुम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करो या फिर कोई भी आंसर लिखो ना, तो हमेशा बेस्ट होता है कि ऐसा यूनिट्स में तो लिखना ही चाहिए, जो मैंने पहले ही बोला था, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना चाहिए। वो भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो कोई भी अगर रीड कर रहा है तुम लोगों के ऑब्जर्वेशंस को तो उसका समझ जाएगा बहुत इजीली कि तुम लोगों का कंक्लूजन क्या है, तुम लोगों का ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, तो ये होता है पावर्स ऑफ 10। सो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, सो सपोज मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a into 10 की पावर n। ठीक है, वेयर a इज अ नंबर सच दैट 0.5 and 5 के बीच में है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो a है ना, ये इन दोनों के बीच का नंबर होगा एंड 10 की पावर n में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
So नहीं basically- समझा भैया। नहीं समझा, मतलब हम लोग एग्जांपल देखेंगे ना तो समझ जाएगा। तो सपोज मान लो कि रेडियस ऑफ द अर्थ दे दिया 6400 किलोमीटर्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0.64 लिख देंगे इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ठीक है। सो बेसिकली ये क्यों होगा ऐसे कि ठीक है 6400 किलोमीटर्स था, है ना, तो और 3 जीरो ऐड कर दूंगा मैं, अगर 1 2 3, तो ये मीटर्स हो जाएगा, इतने मीटर्स, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो a इंटू n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे a का कंस्ट्रेंट क्या है कि a शुड बी बिटवीन 5 एंड 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि मैंने इसको इधर तक लेके गया, ठीक है, तो मान लो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 6.4 इंटू 10⁻⁶ होगा ना, हाँ इंटू 10⁻⁶, मान लो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो फिर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो a है, मतलब इसमें a क्या है 6.4, इसमें a क्या है 6.4, और इसमें n क्या है 6, लेकिन जो a है उसका कंस्ट्रेंट क्या है कि वो 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो 6.4 है जो 5 से बड़ा है, तो ये नहीं चलेगा, तो मुझे एक और ऐसे में पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा 0.64 टाइम्स 10⁻⁷, एंड ये हो जाएगा मेरा साइंटिफिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट मीटर्स। मतलब ये जो वैल्यू है, इससे किसने भी पूछा है डिस्टेंस, तो मैं फाइनल आंसर जब लिखूंगा तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है। कि क्या है डी 0.64 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी है, एंड ये ऐसे, मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन है बेसिकली, ठीक है। एक और एग्जांपल देख हाँ लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है। सो जब मैंने ऐसे कुछ लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो कितना है -19, जो ये पावर होता है वो होता है। इसमें ऑर्डर कितना है 7, देखो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 7। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, क्योंकि ये 0.64 है, देखा हमने इधर ऊपर देखा था कि ये ऐसा है, तो फिर ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। सो ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, और ये 2, 364 ही काउंट होगा। हाँ, सो इसलिए 0.64। इधर क्या है 1.6, तो इधर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 2, ओके ओके ठीक है। सो हाँ भैया। हाँ ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अभी किसी को भी कोई भी डाउट है जो हमने आज पढ़ा उसमें, ये एरर्स देखे थे हमने, ये सेकंड पार्ट और सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अभी कोई भी डाउट नहीं है तो ठीक है, बाद में कोई भी डाउट आएगा तो फिर तभी पूछ लेना, ठीक है। सो हाँ, अभी तुम लोग ओके क्या भैया। करोगे, अभी है ना, हम लोग कल एक लास्ट लेक्चर रखेंगे। कल हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, उसके बाद तुम लोगों को 2 वीक्स के लिए लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीक होगा पूरा, नहीं है। और उसके बाद हाँ फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा। सो कल एक लेक्चर है, तो फिर कल हम लोग सिर्फ डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखेंगे, ठीक है, मुझे कुछ नया चालू नहीं करना है। ओके भैया। सो उसमें क्या होगा कि तुम लोग ये पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेना, मतलब ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा तो फिर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सब देख लेना, ऊपर ऊपर से कोई भी डाउट्स हो तो सब मेरे स्लाइड्स भी मैंने शेयर किया था, सो वो भी देख लेना, चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना पहले के, एंड सब देख के जो भी तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स हो अगर, तो फिर वो कल के लिए प्रिपेयर कर लेना। एंड ये है ये जो एक्सरसाइज है, ये तुम लोगों के लिए कोई होमवर्क नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा कि कल करके आना, ये बहुत ज़्यादा है लेकिन ये सब ट्राई कर लेना कि क्या होता है कि जनरली जो तुम लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो जनरली तभी क्लियर होते हैं जब तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछोगे। तो फिर ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर, मतलब जितने भी हो सके, कोई वो नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हो सके तुम लोग ट्राई कर लेना। एंड कल नहीं तो फिर जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे 2 वीक्स के बाद,
तभी तुम लोग ये पूरा करके रखना सॉल्व, एंड तभी तुम लोग सारे डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो कल हम लोग एक छोटा सा डाउट ओके भैया। लेक्चर रखेंगे 1 आवर का, 1 to 2 होगा, सेम टाइमिंग होगा। एंड उसके बाद फिर 2 वीक्स के लिए तुम लोगों को छुट्टी है, तो फिर आराम से ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके ओके भैया। ओके, तो किसी को भी अभी के लेक्चर में डाउट नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो। भैया मुझे एक डाउट था पेज नंबर 2 पे, वो जो कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स थी ना। एक मिनट। अच्छा हाँ, वो कन्वेंशन, हाँ क्या हुआ उसमें? उसमें भैया जो 7th पॉइंट है ना, वो मुझे समझा नहीं। ओके, सो हाँ, द प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ नेम। मतलब देखो, प्रीफिक्स का मतलब ही वही होता है कि जो नाम के पहले लगे, ठीक है। प्रीफिक्स का वही मतलब होता है। एंड प्रीफिक्स सिंबल मतलब जैसे ये है कि माइक्रोमीटर, ठीक है, मैंने बोल दिया कि इसका वैल्यू है 10 माइक्रोमीटर। तो प्रीफिक्स सिंबल क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्स का सिंबल। और ये माइक्रो का क्या सिंबल होता है, ये माइक्रो है, ठीक है, बहुत गंदा लिखा हुआ है। चलेगा भैया। हाँ ठीक है। हाँ, तो माइक्रो का सिंबल क्या होता है, ये म्यू होता है माइक्रो का सिंबल। अरे यार, एंड मीटर का सिंबल क्या होता है, ये तो एम होता है। सो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 म्यू मीटर। तो मतलब 10 मीटर म्यू या फिर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, इसलिए इसका सिंबल पहले आएगा, उसके बाद इसका सिंबल आएगा। उधर ये अच्छा ओके एंड भैया, सो बस मेरा डाउट। एंड प्रीफिक्स के सिंबल्स नहीं पता हो तो फिर वो जो स्लाइड्स थी उसमें होगा, ये रहा। ये जो है, ये रहे सारे प्रीफिक्स के सिंबल्स इधर ही है। देखो, माइक्रो का म्यू है, मिली का एम है, नैनो का एन है। सो बेसिकली ये जो भी है, अगर कोई आ जाए कि मान लो कि 10⁻⁻6 मीटर्स, सो उसको क्या लिखूंगा मैं, 1 माइक्रोमीटर, या फिर 10⁻⁹ मीटर्स तो 1 नैनोमीटर। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 1 nm, ठीक है। तो हाँ ये रहे ठीक है। प्रीफिक्स, एंड ऐसे लगाना है। और कोई डाउट ओके है भैया। किसी को? हम्म, और कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया, अभी तो इतना ही किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। कल भी मैं मीटिंग रखूंगा, तो फिर कल भी डाउट्स होंगे तो फिर तभी पूछ लेना, या फिर ये पूरा एकदम अच्छे से एक बार पढ़ लेना, पीछे के सारे क्वेश्चंस कर लेना, एंड देन हम लोग 2 हफ्ते बाद इसका डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके हम्म, चलो, बाय बाय। बाय भैया, बाय।